हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपके मास्टर कैडरे की प्रिपरेशन? अच्छी चल रही है? सो वेरी गुड। सो आपके मास्टर कैडरे की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, आप लोगों को कहीं भी कंटेंट की कमी महसूस ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बंसल एकेडमी ने एक फ्री लाइव कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसमें आपको टीचर्स अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं सो दैट मास्टर कैडरे के एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। बायोमोलिक्यूल्स में से इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या? प्रोटीन्स। क्या पढ़ाने वाली हूँ? प्रोटीन्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। क्या होती है प्रोटीन्स की स्टडी, कैसे स्टडी करना है, सो दैट मास्टर कैडरे के एग्जाम में अगर प्रोटीन्स चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे देखते ही यूं ही सॉल्व कर लें और आपका वो वाला क्वेश्चन तो सिक्योर हो जाए कि हाँ इसकी तो मार्किंग पक्की है। तो करें स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन्स। अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो हम डेली सुनते हैं कि हमने मिल्क पिया, फिश खाई, चीज खाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि प्रोटीन रिच सोर्सेज है, तो यू हैव टू टेक इन योर डाइट। ठीक है, प्रोटीन रिच सोर्सेज है तो ये हमें अपनी डाइट में खाने चाहिए। तो होगा क्या? एनर्जी देंगे, है ना? मतलब एनर्जी भी नहीं बोल सकती मैं प्रॉपर, कि ये बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ये बातें हम डेली लाइफ में सुनते हैं। होते क्या है प्रोटीन्स? अगर मैं प्रोटीन वर्ड की बात करूं तो प्रोटीन वर्ड एक वर्ड है प्रोटियोसिस। ग्रीक का वर्ड है प्रोटियोसिस, उससे आया है। व्हाट डज दिस प्रोटियोसिस मीन्स? प्रोटियोसिस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस। ग्रीक में इस प्रोटियोसिस वर्ड का मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। तो प्रोटीन्स क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो बेसिकली दीज आर द केमिकल्स विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर लाइफ, जिसके लिए हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये तो होगी टर्मिनोलॉजी की बात। अगर मैं बात करूं प्रॉपर केमिस्ट्री की वर्डिंग में कि प्रोटीन्स होते क्या है, तो केमिस्ट्री की वर्डिंग में चलते हैं तो केमिस्ट्री की टर्म्स में दीज आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स, दीज आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। कैसे कंडेंसेशन पॉलीमर्स? तो क्वेश्चन है कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं और ये अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो घबराइए नहीं, वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं और ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। डोंट वरी। तो लेट्स सी कि व्हाट आर दीज अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड, एसिड, एसिड नाम से पता लगा कि कार्बन के ऊपर एक COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, अमीनो। और उस कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे, इफ दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे एक अमीनो दैट इज NH2 पार्ट प्रेजेंट है और साथ में होगा एक हाइड्रोजन और एक कार्बन की चेन। दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। क्या है? अ कार्बन हैविंग वन R ग्रुप, H, वन अमीनो ग्रुप, वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसे बोलते हैं हम अल्फा अमीनो एसिड। और ये R अलग हो सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन R यू आर हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस R को H के इक्वल रख दूं तो यू विल गेट HCH NH2 COH। वट इज दिस? ग्लाइसिन। क्या बन गया ये? ग्लाइसिन। इसी तरीके से आर को मैं और बहुत सारे ग्रुप्स ले सकती हूँ, मिथाइल ले सकती हूँ, फिनाइल ले सकती हूँ, और नंबर ऑफ लिस्ट आर देयर। उसी प्रकार से अमीनो एसिड्स भी बहुत सारे हो जाएंगे। अगर मैं आपको शो करूं, ये है लिस्ट ऑफ वेरियस अमीनो एसिड्स। लाइक अगर यहाँ पे बात करूं, ये रहा कार्बन, COH NH2 और ये हाइड्रोजन, तो इट इज ग्लाइसिन। ये रहा कार्बन, COH NH2 हाइड्रोजन तो शो नहीं करते, और ये रहा एक मिथाइल ग्रुप,
व्हेन आर इज मिथाइल ग्रुप, तो दैट इज एलिनीन। ये रहा कार्बन, COH NH2 एक हाइड्रोजन होगा, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये बन गया वेलीन। तो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, सीरीन है ना, सिस्टीन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, ल्यूसीन एंड सो ऑन। डिपेंड करता है आर ग्रुप कैसे है। तो यहां से मेरे को पता लगा कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अ कार्बन हैविंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और उसके अल्फा पोजीशन पे एक अमीनो ग्रुप, इस टाइप की स्पीशीज को हम बोलेंगे अमीनो एसिड्स। और अगर मैं इस अमीनो एसिड की बात करूं, लाइक मैं ग्लाइसिन की बात ही करूं, इसका IUPAC नेम तो बनता है 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। और अगर मैं जनरल नेम की भी बात करूं, इट इज अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, कॉमन नाम की भी बात करूं, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। तो ये ग्लाइसिन क्या है, ये जो नाम रखे गए हैं ना, दीज आर नॉट IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, दीज आर देयर ट्रिवियल नेम्स। ट्रिवियल नेम्स मीन्स लाइक ये कहाँ से आए हैं, इनके सोर्सेज के बेसिस पे इस तरीके से इनके नाम चूज किए गए हैं। जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलरली ग्लाइसिन की बात करूं, तो ग्लाइसिन एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्वीट। तो उसके टेस्ट के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया ग्लाइसिन। इसी तरीके के बाकी अमीनो एसिड्स के नाम भी रखे गए, पर इनके IUPAC का नोमेनक्लेचर वही है, लाइक 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, दिस अमीनो इथेनोइक एसिड, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये थे अमीनो एसिड्स के बारे में। और सेकंड स्पेशल बात अमीनो एसिड्स की करूं, तो अगर आप देखोगे ग्लाइसिन को छोड़ के, अगर मैं ग्लाइसिन छोड़ दूं, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, ऑल दे कंटेन अ कायरल सेंटर। उनमें क्या प्रेजेंट है, कायरल सेंटर। तो आप पूछोगे कायरल सेंटर क्या होता है, अ कार्बन विच इज हैविंग ऑल द 4 सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट। ऐसा कार्बन जिनके चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है, उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, और उस सेंटर को बोला जाता है कायरल सेंटर। तो ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी मेरे पास अमीनो एसिड्स हैं, they are having one chiral center, so these are optically active. You know ना, chirality is the necessary and sufficient condition for optical activity। तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इट मींस दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं। और उसी के बेसिस पे जो भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, एक नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, दैट इज D&L नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ते हैं, D&L नोमेनक्लेचर। तो ऐसे ही हम हमारे इम्यूनो एसिड्स को भी D&L के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। लेटर से ये मेरे पास अमीनो एसिड है, बिल्कुल सिंपलेस्ट ले लिया, ठीक है, एक इस तरीके से लिख लिया, एक इस तरीके से लिख लिया। तो D&L फॉर्म्स क्या है, ये आपस में स्टीरियो आइसोमर्स है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स है। कैसे इनकी नोमेनक्लेचर यूज करनी है, कैसे टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, इफ तो NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस कार्बन एटम। अगर आपके पास ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो ग्रुप है, अमीनो एसिड में वो अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो उस टाइम हम बोलते हैं इट इज एल अमीनो एसिड। और if this NH2 group is present on the right hand side of the amino acid part, अगर ये अमीनो वाला ग्रुप राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, उस टाइम हम इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डी अमीनो एसिड। तो क्योंकि अमीनो एसिड्स में ऑप्टिकल एक्टिव है, क्यों, क्योंकि इनमें कायरल सेंटर है, तो इनके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं D&L। अगर तो NH2 वाला पार्ट लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, दैट इज एल अमीनो एसिड, और अगर NH2 वाला पार्ट राइट साइड पे प्रेजेंट है, दैट इज डी अमीनो एसिड। ठीक है, और सारे के सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो ये था बेसिक सा अमीनो एसिड्स के बारे में। इसके बाद हमें करनी है क्लासिफिकेशन। अमीनो एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं अलग अलग बेसिस पे, तो वी हैव टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग करेंगे। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। फर्स्ट
कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन सी? एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब ये एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अगर किसी अमीनो एसिड में नंबर ऑफ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स ज्यादा है, इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स अमाइन ग्रुप से, ठीक है। अगर किसी अमीनो एसिड में 2 COOH पार्ट है और एक ही NH2 पार्ट है, तो उस केस में हम उस अमीनो एसिड को बोलेंगे एसिडिक। पर आप बोलोगे मैम ये कैसे हो गया? आपने तो बोला कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर ये है, RHCOH NH2, एक NH2 होता है, एक COH। अरे ये तो होता है, ये तो फिक्स है। पर फर्दर मैंने बोला R इज कार्बन की चेन, इस कार्बन की चेन में अगर फर्दर कहीं और COH पार्ट आ जाए तो COH टोटल तो मॉलिक्यूल में ज्यादा हो जाएंगे ना, तो उस टाइम इस अमीनो एसिड को मैं बोलूंगी एसिडिक। एंड साइमल्टेनियसली अगर इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनती है, उस एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं। और सिमिलरली अगर मेरे पास NH2 वाले पार्ट ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू COH वाले पार्ट, यानी कि इस R अल्काइल चेन में कोई अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाए, तो अमीनो ग्रुप 2 हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट सिंगल रह जाएगा। उस केस में उसे मैं बोलूंगी बेसिक अमीनो एसिड। और इफ दिस नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स और COH ग्रुप्स आर इक्वल, यानी कि मैं बोलूं R सिंपल कार्बन की चेन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा बेंजीन रिंग है या कार्बन एटम्स है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट नहीं है, तो उस टाइम पे अमीनो एसिड को बोला जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। इनकी अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मैं एसिडिक अमीनो एसिड की बात करूं तो इसकी एग्जाम्पल है स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अगर मैं बेसिक अमीनो एसिड की बात करूं, इसकी एग्जाम्पल है लाइसिन, हिस्टीडीन। और अगर मैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की बात करूं तो हमने ग्लाइसिन पढ़ा भी अभी, वो इसी की एग्जाम्पल थी। लेट अस चेक फ्रॉम द लिस्ट। लाइक अगर आप ग्लाइसिन देखोगे, एलेनिन देखोगे, तो दोनों में एक ही NH2 दिख रहा है, एक ही COH दिख रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब मूव करते हैं किनके ऊपर? दूसरे वाले एसिडिक वाले अमीनो एसिड्स के ऊपर। तो एसिडिक वाले अमीनो एसिड की मैंने एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड एग्जांपल दी थी, तो ये रहे एस्पार्टेट क्या है? ये रहा, एक COH पार्ट ये रहा R चेन में, एक COH पार्ट ये रहा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 हो गए ना, बट NH2 पार्ट एक है, तो ये किसकी एग्जांपल हो गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। किसकी एग्जांपल है? एसिडिक अमीनो एसिड्स की। या फिर मैंने बोला था ग्लूटामिक एसिड, दैट इज ग्लूटामेट, ये रहा, इसमें एक ये COH वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला हो गया, NH2 पार्ट एक है, तो ये भी किसकी एग्जांपल है? एसिडिक अमीनो एसिड की। बट बेसिक में NH2 वाले पार्ट ज्यादा होते हैं, जैसे कि ये लाइसिन है, एक NH2 वाला पार्ट ये रहा कार्बन की चेन में, एक ये है, और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये किसकी एग्जांपल हो गया? बेसिक अमीनो एसिड की, ठीक है। तो इस तरीके से यू आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, एसिडिक, बेसिक और कौन से? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। मोर ओवर इन अमीनो एसिड्स के नाम को इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखा जाता। हम क्या करते हैं, लाइक ग्लाइसिन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको इनके फर्स्ट 3 लेटर से डिनोट किया जाता है, दैट इज GLY, इसको ALAVALPRO, और समटाइम्स तो कुछ लोग इसे जस्ट फर्स्ट लेटर से भी डिनोट करते हैं, बट बेटर रिप्रेजेंटेशन है विद 3 लेटर्स, फर्स्ट 3 लेटर्स, ठीक है। तो ये थी इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अलावा अमीनो एसिड्स को एक और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जा सकता है, दैट इज दे आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ one another classification, that is essential amino acids and non essential amino acids। essential नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है, essential amino acids वो होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो इन्हें हमें अपनी डाइट में लेना ही पड़ेगा। दीज आर सप्लाइड टू अस इन आर डाइट, ये हमें अपनी डाइट में लेने ही पड़ते हैं, सप्लाइड बाय आर डाइट, सप्लाइड टू आर बॉडी बाय आर डाइट, ठीक है। अगर आप इन्हें नहीं लोगे तो यू कैन कम अक्रॉस वेरियस डिसीजेस। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं
जो आपको अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करने पड़ते। ये नहीं कि बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, ये भी बॉडी के लिए जरूरी है, इनके अपने फंक्शंस हैं, बट ये बॉडी के अंदर ना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्रोड्यूस होते रहते हैं, आपको बाहर से डाइट में कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दीज आर ऑटोमेटिकली मेड बाय आवर बॉडी बाय themselves, so we don't require to take them in our diet. These are non essential amino acids. अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करूं तो टोटल हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें से 10 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं एंड 10 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इट मीन्स 10 अमीनो एसिड्स तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, तो हमें डाइट में लेने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नॉन, ठीक है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की काफी सारी एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, सो हमें ये बाहर से लेने पड़ेंगे, उन्हें बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल वेलिन, ल्यूसीन, है ना, लाइसिन, हिस्टीडीन एटसेट्रा। तो टोटल 10 है। और अगर असेंशियल अमीनो एसिड्स को प्रॉपरली डाइट में कंज्यूम ना किया जाए तो हम अलग अलग डिसीजेस के कांटेक्ट में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिसीज है क्वाशियोकर। कौन सी डिसीज है? क्वाशियोकर। इस डिसीज में तो है क्या, इस डिसीज में जब क्वाशियोकर होता है ना हमें, तो हमारी बॉडी में जो वाटर का बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब होने से मेरा मतलब है कि वाटर का बैलेंस हिल जाएगा और हमारी की बॉडी के कुछ पार्ट्स वाटरी हो जाते हैं, है ना, ब्लोटेड हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा क्वाशियोकर डिसीजेस में कुछ पार्ट कुछ ज्यादा मतलब बाहर को आ जाते हैं, लाइक ब्लोट से हो जाते हैं, वाटरी हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है? ये डिसीज होती है हमारी बॉडी में असेंशियल अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, तो इट मींस इनको असेंशियल अमीनो एसिड को डेली लाइफ में कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वी कैन कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ डिसीजेस। ठीक है, तो ये थे अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। अब नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमीनो एसिड्स, कुछ और बातें अमीनो एसिड्स की। क्या बातें? लाइक अगर मैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरीके का दिखता होगा आपको, है ना। और मैं अगर आपसे पूछूं इस अमीनो एसिड में कौन सा पार्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक, तो आप बोलोगे बहुत इजीली क्लियर है, दिस पार्ट इज एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं। यही होता है, ऐसा ही बोलोगे। बट एक्चुअल में क्योंकि ये पार्ट एसिडिक है, ये पार्ट बेसिक है, और दोनों एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये ना थोड़ा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक RCH। एज दिस इज एसिडिक पार्ट तो ये अपना प्रोटोन लूज कर देता है COO नेगेटिव, एंड दिस इज बेसिक पार्ट तो इट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन टू फॉर्म NH3 पॉजिटिव। ये बन के आया। अब आफ्टर दिस ये एसिड नहीं रहा, ये बेसिक नहीं रहा, इट इज नॉट मोर एसिडिक, इट इज नो मोर बेसिक। ठीक है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को बोला जाता है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इंटरनल सॉल्ट होने की वजह से। ठीक है, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये अब बन चुका है बेसिक, और ये वाला पार्ट क्या बन चुका है? एसिडिक। इट मीन्स कैसे पता लगा? मान लो अगर मैं इसकी एसिड से रिएक्शन करवाऊं, H पॉजिटिव आयंस, तो एसिड कौन सा पार्ट एक्सेप्ट करेगा? यही ना, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो यहां से पता लगा कि ये वाला पार्ट क्या बन चुका है? बेसिक। अगर मैं इसे हाइड्रोक्सल आयन से ट्रीट करवाऊं तो ये वाला पार्ट H पॉजिटिव लूज कर देगा, तो
तो इट मीन्स यहां से पता क्या लगा, अब ये क्या बन चुका है, एसिडिक। यही बात हुई ना। तो अगर कोई पूछे एग्जाम में कि कौन सा पार्ट एसिडिक या कौन सा बेसिक, तो डायरेक्ट नहीं बोला ना। नो डाउट ये एसिडिक होता है, बट प्रोटीन्स में अमीनो एसिड तो ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, इंटरनल सॉल्ट, और उसमें ये वाला पार्ट बेसिक होता है और ये वाला पार्ट ही एसिडिक होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की बात तो कर ली कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूं इन द एक्वा सॉल्यूशन, लाइक मैंने ये कंपोनेंट लिया और इसको रखा एक्वा सॉल्यूशन में, तो एक्वा सॉल्यूशन में ना जो एसिडिक करेक्टर रहता है NH3 वाले पार्ट का, एसिडिक करेक्टर ऑफ दिस पार्ट is more than that of basic character of this part। अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को एक्वा सॉल्यूशन में ले लूं, ठीक है, तो एसिडिक पार्ट ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू बेसिक पार्ट। और फर्दर अगर मैं इस पर्टिकुलर थिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, इस पर्टिकुलर थिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दूं, तो बिहेवियर डिपेंड करेगा एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। लाइक अगर तो मैं इसे एसिडिक सॉल्यूशन में रख दूं, अगेन वही होना क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में ये कुछ इस तरीके का बनता है। नाउ व्हाट इज दिस, अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज है कैटायन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो पॉजिटिव आयन है ये किसकी तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, है ना। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसे बेसिक सॉल्यूशन में रख दूं, तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन के आती है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एन एनायन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव टूवर्ड्स व्हाट, एनोड, एनोड की तरफ मूव करेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो कहना क्या चाह रही हूं मैं कि अगर मैं इस सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक मीडियम में रख के उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो पर्टिकुलर अमीनो एसिड आइदर टुवर्ड्स एनोड और कैथोड माइग्रेट होगा, ठीक है। बट देयर इज वन पीएच वैल्यू जिसके ऊपर इट विल बिहेव एज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि उस पर्टिकुलर पीएच पे आके, एसिडिक या बेसिक हटा दो, एक पर्टिकुलर पीएच पे ना ही तो ये एनोड की तरफ माइग्रेट होते हैं ना ही ये कैथोड की तरफ माइग्रेट होते हैं, they will behave as a neutral solution and do not migrate under the influence of electric field। इस पर्टिकुलर पीएच को क्या बोला जाता है, we will say this as isoelectric point। इस पर्टिकुलर पीएच को क्या बोला जाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग अमीनो एसिड का अलग अलग होता है, जो डिपेंड करते हैं उनके आर ग्रुप के ऊपर, उसमें फंक्शनल ग्रुप कैसा है, कैसी चेन है, ऐसे अलग अलग है, ठीक है। बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका अमीनो एसिड एज अ न्यूट्रल बिहेव करेगा, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, इट मीन्स अब वो ना ही तो एनोड की तरफ मूव करेगा ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो आपका अमीनो एसिड होता है दैट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होगा, ठीक है, लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है जब पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होकर नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बनते हैं ना, तो उस अमीनो एसिड को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए उनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। और अगर मैं वैसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करूं, तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए ये पीएच वैल्यू या पॉइंट एग्जिस्ट करता है अराउंड 5.5 टू 6.3। जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है अराउंड 3.2 टू 3.5। और जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनके लिए पॉइंट एग्जिस्ट करता है
अराउंड 7.6 to 10.8. These are some range और values जिसके नियर अबाउट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एग्जिस्ट करता है. इस टाइप के क्वेश्चन जनरल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए बताओ पीएच की क्या रेंज होगी, एसिडिक के लिए बताओ, बेसिक के लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच की क्या रेंज होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा. तो अमीनो एसिड्स के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेप्टाइड के बारे में और पॉलीपेप्टाइड के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक इज पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, क्या होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, क्या होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट फिर. इसको समझने के लिए ना मेरे को कोई दो अमीनो एसिड की एग्जांपल लेनी पड़ेगी. लेट अस अज्यूम मेरे पास एक है ग्लाइसिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में GLY. अच्छा, एक और बात, अमीनो एसिड्स को उनके शॉर्ट फॉर्म के लिए फर्स्ट 3 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और समटाइम्स ओनली विद फर्स्ट लेटर. ठीक है, साथ में मैं लेती हूँ एलेनिन, दैट इज ALA. अब इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. दिस इज ग्लिसिन, ग्लाइसिन ले लिया मैंने, एंड दिस इज एलेनिन. ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों आपस में एडिशन करेंगे. कंडेंसेशन बेसिकली एडिशन रिएक्शंस ही होती हैं बट विद द लॉस ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स. तो आपस में इस तरीके से एड ऑन होंगे कि यहां से OH पार्ट और यहां से H पार्ट, कार्बोक्सिलिक का एक का OH और दूसरे अमीनो एसिड में N में से H पार्ट बाहर जाएगा और क्या बनेगा, कुछ इस टाइप की चीज आपके पास बन के आएगी. नाउ ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, दिस वन, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में, इसी बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज. और क्योंकि ये दो अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, उनकी कंडेंसेशन से बना है, तो दिस इज अ डाइपेप्टाइड. अब इसी तरीके से जब आपके नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड बन के आएगा जो कुछ देखने में इस तरीके का होगा. इसी को जनरलाइज करती हूँ, NH2CH, यहाँ पे R रख देते हैं, C डबल बॉन्ड हो, इसका किसी NH के साथ बॉन्ड होगा, CHR C डबल बॉन्ड हो. ऐसे ही लिंकेज चलती जाएगी ना. इस टाइप, और यहाँ पे लिख देते हैं N. नंबर कितना भी हो सकता है. ठीक है, तो जब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेंगे तो यू विल गेट अ व्हाट, पॉलीपेप्टाइड. हर एक पॉलीपेप्टाइड में आपके पास एक फ्री NH2 पार्ट बचेगा. फ्री NH2 ग्रुप जो किसी के साथ कंडेंसेशन शो नहीं करेगा, इसको आप बोलते हो N टर्मिनल. ऐसे ही हर एक अमीनो एसिड में आपके पास एक ही, सॉरी अमीनो नहीं, पॉलीपेप्टाइड में फ्री COH पार्ट बनेगा जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, किसी के साथ कंडेंसेशन नहीं किया. फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप जो बचा है जिसे आप बोलोगे C टर्मिनल. और C टर्मिनल N टर्मिनल के बीच में जितने भी अमीनो और कार्बोक्सिलिक पार्ट है वो कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे ये रहे. ठीक है, तो ये था पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में. अब तो इतने अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं कि उनका जो मास है अप्रोक्स 10,000 एटॉमिक मास यूनिट के आसपास चला जाए, देन उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड. और जब इस पॉलीपेप्टाइड का मास 10,000 U से एक्सीड कर जाता है, देन इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ
प्रोटीन। तो वो क्या बनाता है मिलके? प्रोटीन। तो इस तरीके से बनते हैं प्रोटीन्स। तो क्या डिस्कस किया हमने आज की वीडियो में? प्रोटीन्स होते क्या हैं, इनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल, एसिडिक, बेसिक, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और इनके जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होते तब बनते हैं। तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ये सारा आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे अब ये प्रोटीन तो बन गया, प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके टाइप्स क्या है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।